आज हम लोग जान रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर। आयकर का मतलब है कि भारत का निवासी जो वर्ष भर में धन कमाता है, उस धन में से कटौतियाँ घटाने के बाद जो शेष लाभ बचता है, उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इनकम टैक्स में आपको सैलरी, रेंट, कैपिटल गेन और इंटरेस्ट एंड अदर सोर्स में जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार को टैक्स हम क्यों देते हैं। देखिए, किसी भी देश राज्य को चलाने के लिए उसमें एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। इसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय का काम है लोगों से मेहनत करवाना और लोगों की जो भी आवश्यकता है उसका पूर्ति करना। जैसे बड़े बड़े काम जो अकेला कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है, तो सरकार उस सभी नागरिकों से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेता है, और जब उसके पास टैक्स के पैसा एकत्रित होता है तो फिर उसी पैसा से उस जनता के विकास का काम करता है। जैसे टैक्स, हमारे ही टैक्स के पैसा से हमें सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, हाईवेज, रोड, पुल, बांध, बिजली, पानी, शिक्षा, आवास, ये सब जो भी सरकार पॉलिसी बनाता है या ये जो कार्य होता है, ये सब कार्य को करने के लिए हमारा टैक्स का पैसा ही उसमें उपयोग में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जनता का काम है मेहनत करना और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर सरकार को देना, ताकि सरकार हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्कूल, हॉस्पिटल जो एक आदमी नहीं बनवा सकता है, तो सरकार वह हमारे भलाई के लिए काम करता है। इससे हमारे बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ते हैं। हमें कोई बीमारी वगैरह होता है तो हमें फ्री में मेडिकल सुविधा दिया जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि ये इनकम टैक्स का जो कारोबार है वो कैसे होता है और कौन कौन अधिकारी होते हैं और कैसे ये होता है। आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने तथा आयकर विभाग के प्रभावी प्रशासन हेतु केंद्र सरकार द्वारा कुछ आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें पदाधिकारी या प्राधिकारी अथवा अधिकारीगण भी कहते हैं। इस अध्याय में विभिन्न आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके अधिकारों पर विवेचन किया गया है। आयकर पदाधिकारी के प्रकार: एक है कार्यकारी प्राधिकारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। दूसरा है न्यायिक पदाधिकारी, इसको बोलते हैं जुडिशियल अथॉरिटीज। कार्यकारी प्राधिकारी आयकर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मदद करते हैं, जबकि न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति अपील से संबंधित कार्यों में निपटारा हेतु की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। कार्यकारी और न्यायिक दोनों प्रकार के पदाधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला को निम्नलिखित बिंदुओं में रखा जा सकता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 2 में है आयकर महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स अथवा मुख्य आयकर आयुक्त, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 3 में है आयकर निदेशक, डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स अथवा आयकर आयुक्त, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अथवा आयकर आयुक्त अपील, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। 4 है अतिरिक्त आयकर निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 5 में है आयकर संयुक्त निदेशक अर्थात ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथवा आयकर संयुक्त आयुक्त, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 6 उपयुक्त निदेशक आयकर
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अथवा उप आयुक्त आयकर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अथवा उप आयुक्त आयकर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। साथ में है सहायक निदेशक आयकर अथवा सहायक आयुक्त आयकर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 8 में है आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर। 9 में है कर वसूली अधिकारी, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और 10 में है आयकर निरीक्षक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आयकर पदाधिकारियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान निम्न है। नंबर 1, पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। नंबर 2, पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। नंबर 3, पदाधिकारियों के अधिकारियों के संबंध में प्रावधान। नंबर 4, पदाधिकारियों द्वारा सूचना प्रकट करने संबंधी अधिकार। इसके बाद हम लोग जानेंगे आयकर पदाधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति आयकर पदाधिकारी के रूप में की जा सकती है जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नियुक्ति के योग्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है। केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस बात के लिए अधिकृत कर सकती है कि वह महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करे। बोर्ड द्वारा अधिकृत आयकर पदाधिकारियों ऐसे कार्यवाहक अथवा लिपिकीय कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जो उसके कार्य में सहायक सिद्ध हो सके। इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार के नियमों और आदेशों के अंतर्गत की जाती है जो कि सार्वजनिक सेवा और पद की शर्तों की पूर्ति करते हैं। आयकर पदाधिकारियों पर नियंत्रण सभी आयकर पदाधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियंत्रित होते हैं। बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी भी पदाधिकारी को दूसरे पदाधिकारी के अधीन घोषित कर सकता है। आयकर अधिनियम को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत है जो कि उसकी दृष्टि में उचित है। ऐसे निर्देश उन पदाधिकारियों को पालन करने होंगे। ऐसे बोर्ड समय समय पर कर निर्धारण कर एवं वसूली के कार्यों के संबंध में ऐसे निर्देश जारी कर सकता है ताकि यह कार्य सुगम तरीके से संचालित हो सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1963 में की गई थी। यह बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह प्रशासन संबंधी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। आयकर, धन कर, व्यय कर तथा अन्य सभी प्रत्यक्ष कर का प्रशासन एवं नियंत्रण प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के पास है। सर्वोच्च संस्थान होने के कारण बोर्ड को आयकर विभाग की पूर्ण क्रियाओं पर प्रशासन एवं नियंत्रण करने का अधिकार है। बोर्ड को आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। प्राधिकारियों पर नियंत्रण, मातहत प्राधिकारियों को आदेश, निर्देश, सूचना आदि प्रेषित करने का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करना, अधिकृत करने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार, करदाताओं के संबंध में सूचना का स्पष्टीकरण। आयकर महानिदेशक की शक्ति अधिकार निम्न है। नियुक्ति का अधिकार, मामलों में हस्तांतरण का अधिकार, निर्देश देने का अधिकार, तलाशी एवं कब्जे में लेने के लिए अधिकृत करने का अधिकार, पुनः कर निर्देशन का आदेश निर्गमन का अधिकार, सर्वेक्षण करने का अधिकार, कर वापसी रोकने का पुष्टि करने का अधिकार, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार, अर्थदंड ब्याज की माफ़ी, कमी या माफ़ करने का अधिकार, संपत्ति की कुर्की हेतु अनुमोदन का अधिकार, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर सहायक आयुक्त, उपायुक्त के नियुक्ति का अधिकार, सूचना मांगने का अधिकार, जांच करने का अधिकार। आयकर आयुक्त की शक्तियां निम्न हैं। न्यायालय संबंधी अधिकार, सूचना मांगने का अधिकार, कंपनी के रजिस्ट्रार का नियंत्रण, कर वापसी की रकम का समायोजन, अपील करने के संबंध में अधिकार।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक आदेश द्वारा करदाता के कर निर्धारण के संबंध में कुछ पदाधिकारियों अथवा संस्थाओं को सूचनाएं प्रकट कर सकता है जो किसी संबंधित कानून के अंतर्गत अपने कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक समझी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था अथवा व्यक्ति करदाता के संबंध में मुख्य आयुक्त से कोई जानकारी मांगता है तो ऐसी सूचनाएं तभी दी जाती है जबकि ये जनहित में हो। आयकर विभाग के प्रशासन एवं प्रबंध हेतु आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आयकर अधिनियम के उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसे आवश्यक नियम बनाने तथा आयकर विभाग के प्राधिकारियों को आदेश व निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या आयुक्त प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड के अधीन होते हैं और इन्हें बोर्ड के आदेशों, निर्देशों एवं सुझावों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। उपायुक्त, सहायक निदेशक तथा कर अधिकार निर्धारण के अधिकार एवं कार्य लगभग समान है। 1/4/1988 से कर निर्धारण अधिकारी के नए पद सृजित किया गया है। सहायक आयुक्त कर निर्धारण अधिकारी होते हैं परंतु उपायुक्त को भी कर निर्धारण का कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। कर निर्धारण अधिकारियों की सहायता के लिए आयकर निरीक्षक होते हैं जो इन्हें आदेशानुसार कार्य करते हैं। आयकर आयुक्त तथा उप आयुक्त को किसी मुकदमे की सुनवाई हेतु वे सब अधिकार होते हैं जो एक न्यायालय को होते हैं। सामान्यतः यह न्यायिक अधिकारी माने जाते हैं। इस इनकम टैक्स के बुक में 5 चैप्टर पढ़ना है और उसमें ये समझना है कि सैलरी से हमें कितना आय हो रहा है और उसमें से कितना कटौतियाँ घटाना है और जो बचता है उस पर कितना टैक्स देना है। दूसरा, हमें जो रेंट मिलता है ज़मीन से या अपार्टमेंट से तो कितना रेंट मिला, उसमें से कितना कटौतियाँ घटाना है और उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स वगैरह घटाने के बाद जो शेष प्रॉफिट बचता है उस पर कितना पर टैक्स देना है। उसके बाद अगर हम कहीं ये पूंजी लगाए हुए हैं तो उससे हमको कितना प्रॉफिट मिला है, उसके बाद उसमें से खर्चा काटने के बाद कितना पर हमको उसको ब्याज देना है। उसके बाद है कि अगर इंटरेस्ट मिला तो उस पर हमको कितना ब्याज देना है। अदर सोर्स में लाभांश वगैरह आता है, ये मानद खर्चा वगैरह, उसके बाद में मानदेय वगैरह उसमें जो ऊपर से जोड़ के सैलरी में दिया जाता है तो उस पर भी अगर इनकम है, प्राइज वगैरह हो गया अदर में ये सब आता है तो फिर उसमें से खर्चा वगैरह काटने के बाद हमको कुल प्रॉफिट में कितना % टैक्स देना है और यही हमारा टैक्स के पैसा फिर हमारे विकास के काम में लाया जाता है। ओके।